अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग। आज हम कोशिश करेंगे कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बात करें। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का नहीं होता, वो दूसरे सब्जेक्ट से अकाउंटिंग की तरफ आते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम कुछ ऐसे बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को समझें जो आगे जाके अकाउंटिंग में यूज़ होते हैं। चूँकि अकाउंटिंग एक प्रैक्टिकल फील्ड है, इसमें आगे जाके हमने रिकॉर्डिंग करना है, एंट्रीज़ रिकॉर्ड करने हैं। तो रिकॉर्डिंग हम सही तरीके से तब ही कर सकेंगे जब हम इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ और जो वोकैबुलरी इसमें यूज़ होती है उसको समझें। तो आज का हमारा मकसद है बेसिक डेफिनेशन करना कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज़ का जो अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा ट्रांजैक्शन और एक्सचेंज पे। जैसे कि पहले लेक्चर में मैंने कहा था कि अकाउंटिंग रिलेटेड है जस्ट ट्रांजैक्शन से। जहां पे भी ट्रांजैक्शन होंगे अकाउंटेंट उसको रिकॉर्ड करेगा। पूरी अकाउंटिंग का सब्जेक्ट ट्रांजैक्शन के इर्द गिर्द घूमता है, ये किसी और चीज के साथ इसका इतना रिलेशन नहीं होता। तो अब ट्रांजैक्शन और एक्सचेंज में फर्क क्या है? जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो या मॉनेटरी वैल्यू उसमें आए तो उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। ऑन द कंट्रेरी एक्सचेंज का मतलब है तबादला करना, जिसको हम बार्टर सिस्टम भी कहते हैं। सपोज आप एक गाड़ी खरीदते हैं और उसके लिए आप जो बंदा सेल कर रहा है उसको आप पैसे दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें आपके पास गाड़ी आ गई है और आपसे पैसे चले गए हैं, तो इसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। ये ट्रांजैक्शन उधार पे भी हो सकता है। अगर आप उधार पे गाड़ी खरीदते हैं तो अभी आपसे एक्चुअल कैश फ्लो नहीं हुआ, लेकिन फ्यूचर में आपने ये कैश पे करना है। तो अभी जो आपने गाड़ी उधार पे खरीदी है इसको भी एक ट्रांजैक्शन कहते हैं। इसके बरअक्स ट्रांजैक्शन में पैसों का लेन देन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आप वही गाड़ी लेते हैं लेकिन उसके बदले आप किसी को जमीन दे देते हैं, तो इसको हम एक्सचेंज कहते हैं, इसको हम ट्रांजैक्शन नहीं कहते। अब टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन की अगर बात करें तो इसमें कैश ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है और नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। कैश ट्रांजैक्शन इज वन वेयर कैश रिसिप्ट्स or payment is involved in the exchange. Credit transaction will not have cash either received or paid for something given or received respectively. Credit transaction give rise to debtor and creditor relationship. जैसे मैंने पहले कहा कैश ट्रांजैक्शन में एक्चुअल कैश का आंसर होता है, इसमें या तो कैश आपसे जाता है या आप कैश रिसीव करते हैं। नॉन कैश ट्रांजैक्शन में जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में आपसे एक्चुअली कैश नहीं जाता या आप कैश रिसीव नहीं करते, बल्कि ये चीजें उधार पे होती है। तो ये इसी वजह से डेब्टर और क्रेडिटर के बीच एक ताल्लुक बनाता है। नॉन कैश ट्रांजैक्शन, इट इज अ ट्रांजैक्शन वेयर द question of receipt or payment of cash does not arise at all. ये ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनको हम ट्रांजैक्शन तो कहते हैं लेकिन इनमें कैश ना अभी पे होता है ना फ्यूचर में पे होता है। ये बड़े स्पेशल ट्रांजैक्शन होते हैं। जैसे कि इसमें है डिप्रिसिएशन एक्सपेंस। डिप्रिसिएशन हम किसे कहते हैं? जब आप फिक्स्ड एसेट जैसे कि गाड़ियां हैं, ऑफिस इक्विपमेंट्स हैं या बिल्डिंग है, ये आप यूज करते हैं तो वक्त के साथ साथ इस बिल्डिंग की कीमत में कमी आती है। ये बिल्डिंग आपका एक्सपेंस में कन्वर्ट होता है। तो जब आप अपने बिल्डिंग को एक्सपेंस में कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम डिप्रिसिएशन एक्सपेंस कहते हैं। अब डिप्रिसिएशन एक्सपेंस को हम एज ए ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन हकीकत में ये इस ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व नहीं होता। ये इंशाल्लाह जब हम आगे जाके पढ़ेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। या फिर रिटर्न्स ऑफ गुड्स है। रिटर्न ऑफ गुड्स का मतलब आपने किसी को गुड्स भेजे हैं, उसने वो गुड्स वापस कर दिए हैं, तो अभी आप इसमें क्या करेंगे? आपका जो ओरिजिनल कैश आपने इनफ्लो लिया था उसको आप रिफंड करेंगे। तो ऐसे ट्रांजैक्शन को हम नॉन कैश ट्रांजैक्शन कहते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम वर्सेस डबल एंट्री सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग की फील्ड को समझने के लिए। जब भी हम रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं अपने बिजनेस का तो वो हम दो तरीकों से कर सकते हैं, या तो हम सिंगल एंट्री सिस्टम से करते हैं या फिर डबल एंट्री सिस्टम से करते हैं। तो सिंगल एंट्री सिस्टम की अगर बात की जाए तो ये जो रिवायती अंदाज में लोग रिकॉर्ड करते हैं, सपोज आपकी एक शॉप है, आपसे कोई फर्नीचर सेल हो गया तो आप बस लिख लेते हैं कि जनाब हमने इतने पैसे वसूल कर लिए। आपने कोई चीज खरीद ले लिया, सपोज आपने टेलीफोन का बिल दे दिया तो वो सिंपल लिख देते हैं टेलीफोन बिल पेड और सामने उसकी अमाउंट लिख देते हैं। इसको हम सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं कि इसमें सिर्फ एक चीज आप रिकॉर्ड करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम इसके मुकाबले में बहुत एडवांस, पेचीदा और सिस्टमेटिक तरीकाकार है रिकॉर्ड को मेंटेन करने का। इस अकाउंटिंग में हम डबल एंट्री सिस्टम के साथ चलेंगे। डबल एंट्री सिस्टम क्या है? ये कहता है जब आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन आपने दो जगह रिकॉर्ड करना होता है।
हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं। सपोज आप गाड़ी खरीदते हैं, ये एक ट्रांजैक्शन है, लेकिन अगर अब इसको मैं रिकॉर्ड करूंगा तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए मैं दो अकाउंट्स बनाऊंगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा कि मेरे पास गाड़ी आ गई है, तो एक एक अकाउंट गाड़ी के लिए बनेगा, लेकिन जब ये गाड़ी मेरे पास आई है तो इसके बदले मैंने कुछ दिया भी होगा। तो या तो मैंने कैश दिया होगा, तो अगर कैश दिया है तो दूसरा अकाउंट आप बनाएंगे कैश का। अगर कैश नहीं दिया, कर्ज भी लिया है, तो दूसरा अकाउंट आप बनाएंगे कर्जे का। इसलिए ये जरूरी है कि आप इसको समझेंगे। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में आप जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, हर एक ट्रांजैक्शन को दो जगह रिकॉर्ड करेंगे। उसके दो जगह रिकॉर्ड करने से मेरा मुराद है कि उसके लिए आप दो अकाउंट्स बनाएंगे। ये अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रैक्टिकली स्टार्ट लूंगा, जहां से आपको अंदाजा हो जाएगा कि एंट्रीज कैसे होती हैं। अकाउंटिंग पीरियड क्या है? अकाउंटिंग पीरियड से मुराद है कि एक खास पीरियड ऑफ टाइम जिसमें आप अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करके क्लोज करते हैं। यूं तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड साल हर साल चलते रहते हैं, जब से बिजनेस बना है तब और उसके खत्म होने तक ये हर वक्त अकाउंटिंग चलता रहेगा, ट्रांजैक्शन होते रहेंगे और ये रिकॉर्ड करते जाएंगे। लेकिन अकाउंटेंट कोशिश करते हैं कि अपना रिकॉर्ड एक खास वक्त के लिए रिकॉर्ड मेंटेन करें और वो रिकॉर्ड फिर दूसरे खास वक्त के रिकॉर्ड से डिफरेंट हो। तो या तो ये रिकॉर्ड हम 3 महीनों के हिसाब से रख सकते हैं कि हर 3 महीने हम अपने रिकॉर्ड क्लोज करें। तो अगर हम 3 महीने बाद अपना रिकॉर्ड क्लोज करते हैं तो हम इसको कहते हैं कि हमारा अकाउंटिंग पीरियड 3 मंथ्स है, या फिर ये क्वार्टरली है। तो जो भी कंपनीज क्वार्टरली रिकॉर्ड रखेंगे उनका पूरा रिकॉर्ड 3 महीनों के अंदर क्लोज होगा। 3 महीनों के बाद वो अपनी समरी बनाएंगे। ये रिकॉर्ड आप 6 मंथ्स के भी रख सकते हैं और 12 मंथ्स का भी रख सकते हैं। तो अगर आप 3 मंथ्स बात करते हैं तो इसको क्वार्टरली कहेंगे, 6 मंथ्स बात कहेंगे तो इसको सेमी एनुअली कहेंगे, और अगर एनुअली करते हैं तो आप इसको 12 मंथ्स बात करते हैं तो इसको आप एनुअल भी कह सकते हैं। तो अकाउंटिंग पीरियड की अभी समझ आ गई कि ये क्या चीज है और कितने वक्त पर ये हो सकता है। अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत जरूरी इक्वेशन है। जब भी हम अकाउंटिंग का स्टार्ट लेते हैं तो हमें शुरू में ही यही इक्वेशन पढ़ाई जाता है, ये इक्वेशन पढ़ाई जाती है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है कि आपके जो एसेट्स हैं वो बराबर है लाइबिलिटीज प्लस स्टॉक होल्डर्स इक्विटी की, या फिर आप इसको ओनर इक्विटी कह सकते हैं। सादा अल्फाज में अगर इसको मैं डिफाइन करूं तो ये इससे मुराद है कि आपके जितने असासे हैं वो असासे बराबर होंगे आपके अपने पैसे प्लस आपने जितना उधार दिया है। सपोज मैं आपसे कहूं कि आपके पर्सनल एसेट्स कितने हैं, तो आप हिसाब लगाते हैं कि आपके पास कपड़े हैं, कंप्यूटर है, गाड़ी है, जूते हैं, सनग्लासेस हैं, कैश है आपके पास कुछ। तो इन पूरे को जमा करके आप कहते हैं कि जनाब मेरे पास इस वक्त 20 लाख रुपए के एसेट्स हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है कि आपके ये एसेट्स बराबर हैं आपके लाइबिलिटीज का मतलब कि आप पे उधार कितना है, प्लस ओनर इक्विटी का, या प्लस इक्विटी जो आपके अपनी मलकियत है, आपके अपने पैसे हैं। तो अब अगर आपकी 20 लाख रुपए एसेट्स हैं तो वो दो तरीकों से आ सकते हैं। या तो अपने अपने आप के पैसे लगाए होंगे, उधार आप पे बिल्कुल नहीं होगा, तो इस केस में ये लाइबिलिटी 0 होगी और आपकी अपनी ओनर इक्विटी 20 लाख होगी। या आपने पूरा उधार लिया होगा, आपके अपने पैसे कुछ नहीं होंगे, तो उस केस में ये फिर 20 लाख लाइबिलिटीज प्लस 0 ओनर इक्विटी होगा। या फिर आपके कुछ अपने पैसे होंगे और कुछ ओनर इक्विटी होगी। नीज मुराद ये है कि आपके जो एसेट्स हैं या तो वो आपके अपने पैसों से आए होंगे या उधार से आए होंगे, इसके अलावा आपके पास एसेट्स नहीं आ सकते। चैरिटी से आपको एसेट मिल सकते हैं, लेकिन जो चैरिटेबल एक्टिविटीज हैं वो फिर यहाँ हम अकाउंटिंग में उनके बहस नहीं करते। यहाँ पे हम सिर्फ बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमें ये भी समझ आ गई है कि एसेट्स क्या चीज है, ये आपके असासे हैं। इट इज इकोनॉमिक रिसोर्सेज ओन्ड बाय अ बिजनेस। लाइबिलिटी क्या चीज है, ये आप पे कर्जे हैं। द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस आर डेप्थ ऑफ अ बिजनेस। स्टॉक होल्डर इक्विटी या ओनर इक्विटी क्या है, ये इट इज ओनर्स क्लेम ऑन द एसेट्स ऑफ अ बिजनेस। मालिक का जितना हिस्सा है उसको हम ये कहते हैं। ये 3 डिफिनीशन भी आप याद रखिए क्योंकि पूरा अकाउंटिंग इन तीनों के बीच इर्द गिर्द घूमता है। अब अगर हम अकाउंटिंग प्रैक्टिकली स्टार्ट करना चाहें, कि अगर मैं आपसे कहूं कि लेट्स स्टार्ट अकाउंटिंग, तो उसके लिए सबसे पहली जो जरूरी चीज है वो ये है कि आप ये जो कुछ रूल्स यहाँ पे दिखाए गए हैं इनको आप समझें, बल्कि इनको मेमोराइज करें, इनको रट्टा करें। अकाउंटिंग क्या है, जहां भी ट्रांजैक्शन होगा वो रिकॉर्ड करेगा, ये अकाउंटिंग है। अब ट्रांजैक्शन जब भी होगा तो उसमें कुछ चीजें इन्वॉल्व होंगी। या तो आपने कोई एसेट खरीदा होगा या आपने कोई एसेट बेचा होगा।
यही ट्रांजैक्शन होगा ना। इसके अलावा तो मतलब जब एसेट्स खरीदते हैं या बेचते हैं, ये बहुत कह सकते हैं कि ज्यादा ट्रांजैक्शन इस ज़िम्रे में आते हैं। या तो ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होगी आपकी जनाब लाइबिलिटी, आप पे कर्जा आया होगा या आपने कर्जा दिया होगा, या आपका ट्रांजैक्शन रिलेटेड होगा रेवेन्यू से। रेवेन्यू से मतलब है कि आपने पैसे कमाए होंगे। तो अभी जो आपने पैसे कमाए हैं ये आपका रेवेन्यू है। तो अगर आपने पैसे कमाए हैं तो आपकी रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है, या फिर आपकी रेवेन्यू डिक्रीज हो सकती है। इसके अलावा आप पे ट्रांजैक्शन जो आ सकते हैं वो एक्सपेंस के हवाले से हो सकते हैं कि आप कुछ अखराजात करते हैं अपने कारोबार पे, तो या तो आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे या फिर आपके एक्सपेंसेस डिक्रीज होंगे। प्रॉफिट या आपका इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, या इसके अलावा आपके लॉसेस इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। तो ये 6 ऐसी चीजें हैं जिन पे हमें नजर रखनी है जब भी ट्रांजैक्शंस होंगे। इन 6 चीजों में से, इन 6 अकाउंट्स में से कोई एक या दो अकाउंट्स जरूर डिस्टर्ब हो चुके होंगे। जब कोई एक इंक्रीज होगा तो उसके साथ कोई दूसरा अकाउंट डिक्रीज होगा। जब कोई फॉर एग्जांपल आप एसेट्स ले रहे हैं उधार पे, तो इस केस में दो अकाउंट आपके डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपका एसेट्स भी अकाउंट भी डिस्टर्ब होगा और आपका लाइबिलिटी अकाउंट भी डिस्टर्ब होगा। अब इनको रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग में कुछ रूल्स मुख्तस किए गए हैं जो आपने मेमोराइज करने हैं, जो आपने रटा करने हैं। एक को हम इंक्रीज कहते हैं, दूसरे को हम डिक्रीज। तो जब इंक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे और जब डिक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, ये टेबल आपको ये बता रहा है। लेट अस सपोज आपके एसेट्स इंक्रीज हो गए हैं, एक ऐसा ट्रांजैक्शन आपने किया है जिसमें आपका एसेट इंक्रीज हो गया है। फॉर एग्जांपल आपने एक गाड़ी खरीदी है, तो जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो इस केस में क्या हुआ, आपके जो एसेट्स है उसमें इजाफा आ गया। तो जब एसेट इंक्रीज होते हैं तो अकाउंटिंग में हम उसको डेबिट कहते हैं कि जनाब आपका एसेट डेबिट हो गया। अगर एसेट डिक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट कहते हैं। इस तरह से लाइबिलिटी की अगर बात करें तो लाइबिलिटी एसेट्स का ये दिस इज अपोजिट ऑफ एसेट। तो अगर लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है तो उसको हम डेबिट नहीं करेंगे बल्कि उसको उल्टा करेंगे, मतलब उसको क्रेडिट करेंगे। इस तरह अगर लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसको हम डेबिट करेंगे। रेवेन्यू और प्रॉफिट ये दोनों भी अगर इंक्रीज होते हैं तो इनको हम क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज होते हैं तो इनको हम डेबिट करेंगे। बाकी बचते हैं एक्सपेंसेस और लॉसेस। तो अगर एक्सपेंस और लॉस आपकी इंक्रीज होते हैं तो इसको हम डेबिट करते हैं, अगर ये डिक्रीज होते हैं तो इसको हम क्रेडिट करते हैं। इन शॉर्ट आप ये कह दें कि एसेट और एक्सपेंसेस और लॉसेस ये तीनों एक तरह से रिकॉर्ड होते हैं। अगर ये तीनों इंक्रीज होते हैं इनको हम डेबिट करते हैं, अगर डिक्रीज होते हैं तो इनको हम क्रेडिट करते हैं। लाइबिलिटीज, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ये तीनों हम एक तरह रिकॉर्ड करते हैं। अगर ये इंक्रीज होते हैं तो ये रिवर्स है, इनको हम क्रेडिट करते हैं, डिक्रीज होते हैं तो इनको हम डेबिट करते हैं। जब तक आपको ये टेबल मेमोराइज नहीं होगा आपको अकाउंटिंग की समझ नहीं आएगी। अब नेक्स्ट क्लासेस में हमने प्रैक्टिकल एंट्री शुरू करनी है और वहां पे हम यही डेबिट और क्रेडिट का काम करेंगे, एक को डेबिट करेंगे दूसरे को क्रेडिट करेंगे। इसलिए जरूरी है कि आपको ये चीजें याद हों। अब आते हैं कुछ डेफिनेशंस की तरफ। जैसे मैं पहले अकाउंटिंग इक्वेशन में भी कह चुका हूं कि एसेट्स है और इसके अलावा लाइबिलिटीज है, स्टॉक होल्डर इक्विटी है। यहां पे भी मैं एसेट, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू वगैरह का जिक्र कर रहा हूं। तो इन चीजों को समझने के लिए आइए इन पे थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि एसेट क्या चीज है। एसेट्स आपके असासे हैं, जो आपका बिजनेस है, आपका कारोबार है, उसमें जितने चीजें हैं जो आपके असासे हैं उनको हम एसेट्स कहते हैं। सपोज आपके पास गाड़ियां हैं, जमीन है, आपके पास ऑफिस में फर्नीचर है, आपके पास मशीनरी है, आपके पास रॉ मटेरियल्स है, ये तमाम आपके एसेट्स के जिम्मे में आते हैं। तो अगर एसेट्स की बात हम करें तो एसेट्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं मुख्तलिफ टाइप्स में। एसेट को हम फिक्स्ड एसेट, लिक्विड एसेट, फिक्टिशियस एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स और वेस्टिंग में क्लासिफाई कर सकते हैं। फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं उन एसेट्स को जिनका एक प्रॉपर वजूद होता है और वो बिजनेस में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होते हैं। जैसे अगर, और इनको हम रीसेल नहीं करते बल्कि ये हम बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल लैंड आपका है, बिल्डिंग है, प्लांट, मशीनरी, व्हीकल्स, फर्नीचर, ये तमाम आपके एसेट्स है और इनको हम फिर एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। लिक्विड एसेट कौन से हैं? लिक्विड का लफ्ज जब भी यूज होगा तो ये इससे मुराद है
कि आपका जो एसेट जो जितने जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सके उसको हम लिक्विडिटी कहते हैं। तो कुछ आपके पास लिक्विड एसेट होंगे। लिक्विड एसेट से मुराद के ऐसे एसेट जो या तो कैश फॉर्म में होंगे या कैश के बहुत करीब होंगे, उनको हम किसी भी वक्त कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दीज एसेट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश एज अर्ली एज पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल इनमें कैश तो खुद लिक्विड है, मतलब वो कैश की फॉर्म में है, तो सबसे पहले तो लिक्विड एसेट में कैश आएगा। इसके बाद बैंक बैलेंस है, वो भी बिल्कुल कैश के करीब है। डेप्टर्स है, जिन पे आपके कर्जे हैं। आपने स्टॉक्स खरीदे हैं किसी कंपनी के, आपकी कंपनी ने कहीं और इन्वेस्टमेंट की है, तो ये तमाम आपकी लिक्विड एसेट आते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच डू नॉट हैव फिजिकल फॉर्म, they do not have any real value. The examples of these assets are loss on issue of shares, preliminary expenses. अब कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जिनकी अपना कोई वजूद नहीं होता, ना ही उनकी अपनी कोई रियल वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल आपने किसी कंपनी की शेयर्स खरीदे हैं और उसमें आपने लॉस किया, या फिर आपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस किए हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस से मुराद है कोई प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले आप जो उसके शुरू वाले अखराजात करते हैं, जो प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले ज़रूरी होते हैं। इनटेंजिबल एसेट से मुराद वो एसेट जिनको आप फिजिकली टच नहीं कर सकते, इनकी वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी का गुडविल है। गुडविल से मुराद है कि आपकी कंपनी का जो नाम है, सपोज पेप्सी कंपनी है, तो पेप्सी कंपनी के पास एसेट्स तो गाड़ियां होंगी, उनके पास पेप्सी की बोतल पड़े होंगे, उनके पास जमीनें हैं, फैक्ट्रीज हैं, फर्नीचर वगैरह उनके पास होगा। लेकिन पेप्सी कंपनी के साथ गुडविल भी एक एसेट है। गुडविल क्या है? पेप्सी कंपनी का जो ब्रांड है, जो पेप्सी कंपनी का नाम है, ये नाम भी बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। अगर पेप्सी कंपनी अपना ये नाम किसी दूसरी कंपनी को बेचे तो जस्ट इस नाम का वो उनको मिलियन ट्रिलियन डॉलर वो उनको पेमेंट करेगा। तो अब देखिए इसके नाम का ये जो फिर या फिर ये ब्रांड नेम होते हैं, इनकी अपनी तो कोई फिजिकल वैल्यू नहीं, फिजिकली हम इनको टच नहीं कर सकते, लेकिन ये फिर भी अपना आप इनको एसेट कह सकते हैं, और ये एसेट्स में फिर इनटेंजिबल एसेट्स के जिम्मे में आते हैं। गुडविल के साथ अगर आपने पेटेंट्स किए हैं, ट्रेडमार्क्स किए हैं, पेटेंट्स मतलब आपने कोई नया प्रोडक्ट बनाया है या फिर आपके कोई नया आइडिया है और आप उसको रजिस्टर करते हैं कि ये कोई और इसको कॉपी ना करे, कोई और इसको चोरी ना करे, तो उसको हम पेटेंट राइट्स कहते हैं। तो ये पेटेंट राइट्स भी एसेट्स होते हैं, दो कि इनको हम टच नहीं कर सकते, लेकिन इनकी वैल्यू होती है और ये आगे मार्केट में आप सेल कर सकते हैं। वेस्टिंग एसेट्स are those assets which are consumed through being worked or used. Mines are the example of wasting assets. ये जो नेचुरल माइन्स वगैरह होते हैं, ऑयल पेट्रोलियम के रिजर्व्स होते हैं, ये आपके एसेट्स में आते हैं, लेकिन ये आप आगे कंज्यूम करते हैं, इनको आप इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इनको हम वेस्टिंग एसेट्स कहते हैं। अब कैपिटल, जब अकाउंटिंग में हम बात करेंगे तो अक्सर आपको कैपिटल का लफ्ज भी सुनाई देगा और इससे आपका वास्ता पड़ेगा। सो इट इज द पार्ट ऑफ वेल्थ विच इज यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन एंड दस कैपिटल कंसिस्ट ऑफ ऑल करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट। कैपिटल क्या कहलाता है? ये भी एक किस्म के बिजनेस का असासा है। ये आपके वेल्थ का वो हिस्सा है जिसको आप आगे खर्च करते हैं और उस पर आगे और प्रोडक्शन करते हैं। तो अगर हम कैपिटल की बात करें तो इसमें करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स दोनों आते हैं। अब करंट एसेट्स कौन से एसेट्स हैं? ये वो एसेट्स हैं जो या तो कैश के फॉर्म में है या कैश के बहुत करीब हैं। जिस तरह आपका कैश हो गया, या फिर आपने बैंक में कैश रखा है, या फिर आपने किसी दूसरे कंपनी के शेयर्स या बॉन्ड्स खरीदे हैं, तो इसको हम करंट कैपिटल कहते हैं, करंट एसेट्स कहते हैं। और फिक्स्ड एसेट्स में आपके वो एसेट्स आते हैं जो आप बेचते नहीं है बल्कि कारोबार के लिए आपने लिए होते हैं और वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक कारोबार में इस्तेमाल होते हैं, जैसे बिल्डिंग है, गाड़ियां हैं, जमीन है। तो कैपिटल में आपका आपका करंट एसेट्स भी आते हैं और फिक्स्ड एसेट्स भी आते हैं। फिक्स्ड एसेट वो एसेट्स होते हैं जो आपने, जैसे फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल है जो आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक्वायर करते हैं और बिजनेस उस पे आगे जाके प्रोडक्शन करता है। वर्किंग कैपिटल क्या है? सो द पार्ट ऑफ कैपिटल अवेलेबल फॉर विद द फर्म फॉर डे टू डे वर्किंग ऑफ द बिजनेस। अब जब आप कारोबार शुरू करते हैं तो आपके पास दो तरह का कैपिटल है। एक है फिक्स्ड कैपिटल, यानी कि वो सरमाया, वो असासे जो आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं। एक होता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के नाम से ही जाहिर है कि ये वो कैपिटल है जो आप डे टू डे जो आपके रूटीन के काम होते हैं उनको चलाने के लिए भी आपको फॉर एग्जांपल पैसों की जरूरत होती है। आपकी फैक्ट्री चल रही है
तो बिल्डिंग भी है, गाड़ियां भी हैं, सब कुछ है, लेकिन आपके पास नकद कैश नहीं पड़ा हुआ, तब भी आपका कारोबार उस तरीके से नहीं चल सकेगा, क्योंकि डेली रूटीन पे आपके एक्सपेंसेस होते हैं, अखराजात होते हैं, और बिजनेस को चलाने के लिए आपको डे टू डे रूटीन में कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो डे टू डे रूटीन कारोबार के जो मैटर्स हैं, उनको चलाने के लिए हम जो कैपिटल साथ रखते हैं, उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। वर्किंग कैपिटल बराबर है आपका जो करंट एसेट्स हैं, उससे आप करंट लाइबिलिटीज माइनस करें तो ये आपका वर्किंग कैपिटल होगा। करंट एसेट्स क्या चीज़ है? पहले मैंने जिक्र किया, ये वो एसेट्स हैं जिन जो शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं, जो आप थोड़ी वक्त के लिए बिजनेस पे रखते हैं और फिर आप इनको कैश में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब ये जैसे क्या कैश है, आपने गोल्ड लिया है, आपने बॉन्ड्स एंड शेयर्स खरीदे हैं, या फिर आपके जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं कारोबार के, वो आपके पास जो पड़े हैं, ये तमाम आपके करंट एसेट्स में आते हैं। करंट लाइबिलिटीज क्या है? ये आप पे वो कर्जे हैं जो आपने 1 साल के अंदर अंदर पे करने होते हैं। तो वर्किंग कैपिटल क्या है कि आप पे जितने करंट लाइबिलिटीज हैं, उन आपके जितने करंट एसेट्स हैं, उनसे आप ये करंट लाइबिलिटीज निकाल लें तो पीछे आपका वर्किंग कैपिटल बच जाता है। अब लाइबिलिटीज क्या है? लाइबिलिटीज से मुराद है कि आपके बिजनेस पे जितना कर्जा है, उसको हम लाइबिलिटी कहते हैं। जिस तरह एसेट्स करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, इसी तरह लाइबिलिटी भी करंट लाइबिलिटी और फिक्स्ड लाइबिलिटीज में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। करंट लाइबिलिटी से मुराद वो कर्जे हैं जो बिजनेस ने 1 साल के अंदर अंदर वापस करने हैं। मतलब बिजनेस पे उधार होगा तो ये उधार दो तरह का होगा। एक वो उधार होगा जो आपने 10, 15, 20 साल बाद वापस करना है, और एक वो उधार है जो आपने फटाफट 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने या फिर 1 साल के अंदर अंदर वापस करना है। तो जो आपने 1 साल के अंदर अंदर वापस करना है, उसको हम करंट लाइबिलिटीज कहेंगे। जो आपने फिक्स लाइबिलिटीज हैं, या जिसको हम कंटेंजेंट लाइबिलिटी भी कह सकते हैं, सॉरी फिक्स लाइबिलिटीज जो हैं, वो आप 1 साल से ज्यादा वक्त में पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिक्स लाइबिलिटीज की में क्या आता है? आपने बैंक से लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिया है, आपने डिबेंचर्स इशू किए हैं, आपने मॉर्गेज इशू किए हैं, ये तमाम कर्जों के टाइप्स हैं, और ये आपने 10 से लेके 20-30 साल में वापस करने होते हैं। करंट लाइबिलिटीज में आपके क्या आता है? इसमें आपके बिल्स पेबल हैं, जिस तरह के आपने टेलीफोन बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इंटरनेट बिल है, ये आपको फटाफट 1-2 महीने में पे करने होते हैं। तो ये भी कर्जा है, लेकिन ये करंट लाइबिलिटीज है। इसके अलावा आपने किसी को उधार दिया है, सॉरी उधार आपने लिया है और वो आपसे 3-4 महीने में वापस मांगेगा, तो ये तमाम आपके करंट लाइबिलिटीज में आता है। कंटेंजेंट लाइबिलिटीज आर these are not the real liabilities. Future events can only decide whether it is really liability or not. कंटेंजेंसी लफ्ज से निकला है। कंटेंजेंट जब हम ये लफ्ज यूज करते हैं, तो इससे हमारा मुराद होता है कि हम फ्यूचर में किसी इवेंट के लिए पहले से प्लानिंग करें। तो हो सकता है आपके कुछ ऐसे इवेंट हो कि आप समझते हो कि फ्यूचर में ये हमारे ऊपर आएंगे और इससे हमें नुकसान होगा और ये हमने पे करने हैं ये चीज़ें। तो उसके लिए आप एक खास अमाउंट मुख्तस करते हैं, जिसको हम कंटेंजेंट लाइबिलिटीज कहते हैं। ये असल में आप पे उधार नहीं होता, बल्कि आप फ्यूचर में वर्स प्लानिंग के लिए। एक और अहम अकाउंट जिसको समझना और पहचानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ रेवेन्यू वर्सेस एक्सपेंसेस वर्सेस प्रॉफिट अकाउंट। अकाउंटिंग में आपको इन चीज़ों का भी सामना करना पड़ेगा। एक कंपनी जब बनती है, एक बिजनेस जब बनता है, तो उसका बेसिक मकसद ही ये होता है कि वो रेवेन्यू जनरेट करे, वो पैसे कमाए अपने मालिकों के लिए। तो अब रेवेन्यू और प्रॉफिट में क्या फ़र्क है? जब भी आप ऑपरेशंस करते हैं और उससे जब आपके आमदन शुरू होती है, तो जितने पैसे आपके पास आते हैं वो आपकी रेवेन्यू कहलाती है। प्रॉफिट और रेवेन्यू में फ़र्क ये है कि रेवेन्यू टोटल जितना आपने कमाया है, उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं, और इसमें से जितना खालिस जो जिसको आप मुनाफा कहते हैं, वो मुनाफा असल में आपका प्रॉफिट कहलाता है। सपोज आपकी एक शॉप है जिसमें आप मुख्तलिफ चीज़ें सेल कर रहे हैं। शाम को जब आपने अपना अकाउंट चेक किया, तो आपने आज के दिन 10,000 रुपया सेल किया है। तब ये 10,000 रुपया है, इनको आप प्रॉफिट नहीं कह सकते हैं, ये रेवेन्यू है। मतलब आज के ऑपरेशन से ये पैसे आपके पास आए हैं, दिस इज योर रेवेन्यू। प्रॉफिट ये तब कहलाएगा जब आप इससे दुकान के सारे अखराजात माइनस करें। ये अखराजात असल में जो आते हैं, इनको हम एक्सपेंसेस कहते हैं। अब अखराजात कौन से होंगे? आपने जो सामान बेचा है
उस सामान का जो खर्चा था, जिस कीमत पे आपने ये सामान खरीदा था, आप पहले तो वो माइनस करेंगे। जिस कीमत पे आपने ये सामान खरीदा होता है उसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। ये भी आप याद रखिए, जो इन्वेंट्री है, जिस कास्ट पे हमने ली है या जिस पे जितना कास्ट आया है, उसको हम कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। तो ये जो आपकी रेवेन्यू आई है, सबसे पहले आप इससे कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे। उसके बाद अगर आपने लोगों को सैलरीज पे करने हैं तो वो माइनस करेंगे। दुकान का किराया, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये तमाम एक्सपेंसेस हैं, ये अखराजात हैं। ये एक्सपेंसेस जब आप रेवेन्यू से माइनस करते हैं तो जब आपके पास बाद में पैसे बचते हैं उनको हम प्रॉफिट कहते हैं। अब एक्सपेंसेस के टाइप्स पे भी बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो आता है दैट इज कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वो मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि ये वो खर्चा है जो आप चीज बना रहे हैं, उस पर जो अपना खर्चा आता है उसको हम कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। सपोज आप एक गाड़ी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उसकी प्राइस आप 20 लाख रुपया रख रहे हैं। तो अगर ये गाड़ी 20 लाख रुपए पे सेल होती है तो 20 लाख रुपए आपकी रेवेन्यू होगी। लेकिन इस गाड़ी को बनाने में आपके 16 लाख रुपए आपका खर्चा आया है, तो ये 16 लाख आपका कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस क्या है? ये वो एक्सपेंसेस हैं जो इस गाड़ी को बनाने के वक्त आपके नहीं आए, बल्कि जब आप एक कंपनी चलाते हैं, एक बिजनेस चलाते हैं और उसके एडमिनिस्ट्रेशन पे जो खर्चा आता है उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें आपके सैलरीज आ सकते हैं, आपने जो बिल्डिंग किराया पे लिया है उसका रेंट आ सकता है, अगर आपने ये मॉर्गेज पे ये बिल्डिंग लिया है तो उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट्स जो बैंक को आप पे करते हैं वो इसमें आते हैं। सो G&A इससे मुराद है जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट, आल्सो इंक्लूड सैलरीज ऑफ पर्सनल इन सर्टेन डिपार्टमेंट्स अदर देन दोज रिलेटेड टू सेल्स और प्रोडक्शन। इसके अलावा आता है सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस वो अखराजात है जो एक कारोबार इनकर करता है जब वो अपनी चीजें सेल करता है। अब आपने गाड़ी बना ली है, तो गाड़ी बनाते हुए आप पे दो तरह का खर्चा आया है। एक इसका अपना कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया है, जो ओरिजिनल इस पे खर्चा आया है, इसके बनाने में जितने लोगों ने काम किया है उनकी सैलरीज और इनको बनाने के लिए जो मटीरियल यूज हुआ है वो कास्ट। इसके अलावा इस पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का खर्चा आया है। ऊपर जो आप जो कारोबार चला रहे हैं, इसको चलाने के लिए जो आप एडमिनिस्ट्रेशन रख रहे हैं उनके जो अखराजात हैं वो इस पे आए हैं। इसके अलावा इस पे एक खर्चा और भी आ सकता है जिसको हम सेलिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। जब आप ये गाड़ी मार्केट में बेचते हैं और आप उस मार्केटिंग के बंदे को सैलरीज देते हैं, या फिर जो आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं, या फिर जो आप एडवर्टाइजमेंट के दौरान गाड़ियां यूज करते हैं, ये वो अखराजात हैं जो सेलिंग से रिलेटेड हैं, इसलिए हम इनको सेलिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। ओनर इक्विटी क्या है? ओनर इक्विटी असल में कारोबार में जो मालिक का अपना हिस्सा होता है उसको हम ओनर इक्विटी कहते हैं। सपोज आप एक कारोबार शुरू करते हैं 20 लाख रुपया से, 12 लाख रुपए आप अपने पैसे इसमें लगाते हैं और 8 लाख रुपया आप उधार लेते हैं। तो ये जो 12 लाख रुपए आपने अपने लगाए हैं इसको हम ओनर इक्विटी कहते हैं। ये जो 8 लाख रुपया आपने उधार लिया है इसको हम लायबिलिटीज कहते हैं। जब कारोबार से आप अपने इस्तेमाल के लिए पैसे निकालते हैं तो उसको हम ओनर विथड्रॉल्स कहते हैं। तो ओनर इक्विटी बराबर है, इसको अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो ओनर इक्विटी इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट ऑफ ओनर, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है इनिशियली, फिर जो आपने विड्रॉल्स किए हैं उसको आप इससे माइनस करें, प्लस अगर कारोबार ने कोई प्रॉफिट किया है तो प्रॉफिट असल में आपके ओनर इक्विटी को इंक्रीज करता है, तो वो आप ऐड करें। अगर कारोबार ने लॉस किया है तो उस केस में ओनर इक्विटी बराबर होगी आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस आपने जो विड्रॉल्स किए हैं माइनस जितना कारोबार ने लॉस किया है। कारोबार प्रॉफिट करता है तो उससे ओनर की इक्विटी इंक्रीज होती है, कारोबार लॉस करता है तो उससे ओनर की इक्विटी डिक्रीज होती है। अब अकाउंट्स, जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो इसमें हम रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तमाम ट्रांजैक्शंस का। हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम अलग अकाउंट बनाएंगे। जिस तरह बैंक में आपका अकाउंट होता है वैसे ही अकाउंटिंग बुक्स में आप हर एक ट्रांजैक्शन के लिए अलग अकाउंट बनाते हैं। तो अब अकाउंट के टाइप क्या टाइप्स है? इसमें एक आता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट आल्सो इंक्लूड्स अकाउंट्स इन द नेम ऑफ फर्म, कंपनीज और इंस्टीट्यूशन सच इज मेलिनी एंड सन्स अकाउंट, और ये फिर दूसरी कंपनी का अकाउंट है और फिर तीसरी कंपनी का अकाउंट है। ये वो अकाउंट है जो आप किसी कंपनी या फिर इंडिविजुअल के नाम पे बनाते हैं। रियल अकाउंट्स क्या चीज है? रियल अकाउंट्स आर अकाउंट्स रिलेटिंग टू प्रॉपर्टीज और एसेट्स आर नोन एज रियल अकाउंट्स। अब जो कारोबार है उसके नाम पे जो अकाउंट है उसको तो आपने पर्सनल अकाउंट बोल दिया, लेकिन जो कारोबार चल रहा है उसके जो अंदर उसके एसेट्स हैं, उसके जो लाइबिलिटीज वगैरह हैं, उनके लिए अगर आप अकाउंट बनाते हैं, सपोज जो सिर्फ आप एसेट्स के लिए अकाउंट बनाते हैं, कारोबार है उनके मुख्तलिफ एसेट्स हैं, जैसे उनके पास मशीनरी है, फर्नीचर है, गाड़ियां हैं या फिर बिल्डिंग है, तो जो एसेट्स के लिए आप अकाउंट्स बनाते हैं उनको हम रियल अकाउंट्स बोलते हैं।
और नॉमिनल अकाउंट क्या है? अकाउंट्स रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड इनकम एंड गेन्स आर नोन एज नॉमिनल अकाउंट। अब कारोबार जब होगा तो जाहिर है आपके अखराजात होंगे, आप नुकसान भी कर सकते हैं, आप इनकम भी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के लिए जब आप अकाउंट्स बनाते हैं तो उन अकाउंट्स को हम नॉमिनल अकाउंट बोलेंगे। नॉमिनल अकाउंट में आपके वेजेस, जो तनख्वाहें हैं मजदूरों की, वो भी आते हैं, आपके स्टाफ के सैलरीज भी आते हैं, आप कोई कमीशन पे कर रहे हैं या आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं या आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें आपने नॉमिनल अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने हैं। तो यूजुअली जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो हमें हो सकता है 3 तरह के अकाउंट्स बनाने पड़े, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स। रियल अकाउंट उन एसेट्स के लिए बनाएंगे जिनके वजूद है, जिनकी अपनी कुछ वर्थ है, वैल्यू हो। नॉमिनल अकाउंट्स हम एक्सपेंसेस के लिए, रेवेन्यू के लिए, प्रॉफिट्स के लिए, इन चीज़ों के लिए बनाएंगे। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ किस्म के डिफिनीशंस हैं और एक वोकैबलरी है